नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई के भांडुप इलाके में एक अस्पताल में आग लग गई। खबर है कि सनराइज अस्पताल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बावजूद 2 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग कितनी भीषण लगी है। इस आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने को लेकर। ये तस्वीरें हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां पर सनराइज अस्पताल में आग लग गई और इस भीषण आग की वजह से पूरे अस्पताल में हड़कंप देखने को मिला। आनन फानन में लोगों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे अस्पताल के एक बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले रखा है। मौके पर जो फायर फाइटर्स पहुंचे थे, उन्होंने फौरन ही लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया, लेकिन इस दौरान 2 लोगों की जान चली गई। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर 2 लड़कियों के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मॉडलिंग का झांसा देकर शुभम और प्रियांश नाम के 2 दरिंदों ने नीलांचल गेस्ट हाउस में इनको बुलाया और फिर इनके साथ दोनों ने मिलकर रेप किया। इस बात की शिकायत दोनों पीड़िताओं ने पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद से आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राजखंड 1 से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी युवती के साथ में रेप की घटना हुई है। तत्काल मौके से पर विभूतिखंड थाना की पुलिस गई। वहाँ एक 23 वर्षीय युवती ने बताया कि मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से शुभम और प्रियांश नामक एक व्यक्ति ने मॉडलिंग असाइनमेंट देने के नाम से नीलांचल मीडिया हाउस नामक गेस्ट हाउस में बुलाया था। इस गेस्ट हाउस में उनके साथ गलत काम हुआ। तो लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 लड़कियों के साथ मॉडलिंग का झांसा देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पीड़िताओं ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस टीम अब दोनों आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। नीलांचल गेस्ट हाउस बुलाया था दोनों लड़कियों को मॉडलिंग का झांसा देकर और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास इस खबर के बारे में? हमें देखिए, जो जानकारी है पुलिस के सूत्रों से मिल रही है, उसके मुताबिक दोनों लोग आपस में संपर्क में, दोनों में जान पहचान थी और 1-2 प्रोजेक्ट उन लोगों ने साथ में भी किए थे। उसके बाद से ऐसा बताया जा रहा है कि ये लड़का मॉडल को बता रहा था कि उसका कोई प्रोजेक्ट है और गेस्ट हाउस में उसने बुलाया था मुलाकात करने के लिए। वहां पर इसने मॉडल के साथ दुष्कर्म किया है और जो मॉडल ने पुलिस को कंप्लेन दी है, उसमें उसने ये भी जिक्र किया है कि उसने ऐसा एक अन्य मॉडल के साथ भी किया है। 376 IPC जो रेप की धारा होती है, उसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और लगातार तफ्तीश दी जा रही है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बांदा के शहर कोतवाली के खाईपार इलाके से एक लड़के का कुछ गुंडों ने अपहरण कर लिया। खबर है कि जिसका अपहरण हुआ है वो लड़का घर में खाना खा रहा था, तभी कार सवार बदमाश वहां पर पहुंचे और उसे घर से उठा कर ले गए। इस मामले की शिकायत पीड़ित मां ने आनन फानन में पुलिस थाने में दी, लेकिन पुलिस करीब 2 घंटे बाद मौके वारदात पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेटे के अपहरण में पत्नी का हाथ होने की आशंका मां की तरफ से जाहिर की गई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पत्नी पर पीड़ित मां को शक है कि पत्नी से विवाद के चलते ही उनके बेटे का अपहरण हुआ है। नहीं बेटा, चप्पल अपनी सब उतरी पड़ी है। वहाँ से पैदल ही आया था, इसे चप्पल पे घर में आंगन में बैठा था, कुर्सी मुँह से घसीट लेगा एक लड़का, दुकान वाले लड़के बता। तो इस अपहरण के पीछे मां को आशंका है कि पति और पत्नी के बीच विवाद चला रहा था। ऐसे में मां ने आशंका यही जताई है कि कहीं इस पूरे प्रकरण के पीछे पत्नी का हाथ तो नहीं है। हो सकता है कि पत्नी के सह पर मेरे बेटे का अपहरण किया गया। बेटा पर लड़के को उठा ले गए, हमने न देखा है, तो ना बता रहे हैं कि प्रोलो आई थी उसमें ले गए मुँह दबा के। कौन लोग ले गए हैं, कुछ जानकारी है? हमें जानकारी कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ था आपका बेटा? आंगन में बैठा था। आंगन में बैठा था, तो क्या लग रहा है कोई अपहरण कर ले गया कि क्या कैसी बात? हमें लग रहा बेटा किसी मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही थी, उसी में कोई लफड़ा कोई उठा ले गया उसको मारने के लिए जान से। आप कह रहे मियाँ बीवी की लड़ाई किसकी? आपके बेटे की लड़ाई थी मियाँ बीवी से? अच्छा, तो कौन ले जा सकता है? अब बेटा वही जो कोई भी करवा। तो पानी पीता था।
और हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कोई जानकारी, कोई अपडेट इस बारे में? अंकित, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है अंकित से हमारा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस अब सुराग ढूंढने में लगी हुई है कि आखिर अपहरण के पीछे किन लोगों का हाथ है और पीड़ित को कहां ले जाया गया है। अगर आप किसी भी तरह के निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार 1 अप्रैल से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा करने की तैयारी में है। खबर है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने साल 2021-2022 के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। ऐसे में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अगर आप चलते हैं तो फिर टोल टैक्स पहले की तुलना में ज्यादा देना होगा। खबर है कि सरकार ने 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें छोटे वाहनों पर 5 रुपए बढ़ाया गया है। बस और ट्रक के चार्ज पर कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। मीडियम साइज वाहनों में 15 रुपए और सबसे बड़े वाहनों पर 25 रुपए ज्यादा टोल टैक्स अब वसूला जाएगा। इस पर एक शर्त और लागू की गई है, मतलब अगर आप एक तरफ से सफर करते हैं तो ज्यादा पैसे देने होंगे और अगर उसी दिन वापस आते हैं तो फिर बढ़ी हुई दर नहीं देनी होगी। और अगर आप आगरा लखनऊ पर चलते हैं इस एक्सप्रेसवे पर तो पूरा सफर करने में आपको किस तरीके से टोल टैक्स ज़्यादा देना होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2 और 3 व्हीलर और साथ ही ट्रैक्टर के लिए 300 रुपये देने होंगे और अगर कार और जीप से सफर करते हैं तो आपको 600 रुपये ज़्यादा देने होंगे। लो कमर्शियल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो 945 रुपये टैक्स देना होगा। बस और ट्रक वालों को 1895 रुपये देना होगा। हैवी मोटर व्हीकल को 2915 रुपये भरना होगा। 7 से ज़्यादा एक्सेल वाले वाहन को 3745 रुपये टोल टैक्स के रूप में देना होगा। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। दरअसल न्यूज़ 18 ने आपको सबसे पहले बताया था और उसी बारे में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर दरअसल ये है कि हमने बताया था कि 2 और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया जा सकता है और अब हमारी खबर पर मुहर लग गई है। कानपुर और वाराणसी में भी योगी सरकार कमिश्नरी सिस्टम को लागू कर रही है, जिस पर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर भी लग गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम को मंजूरी दे दी है। खबर है कि इस फैसले में कानपुर नगर को कमिश्नरेट में रखा गया है, जबकि कानपुर देहात को इससे आउटर रखा गया है। ऐसा ही वाराणसी में भी किया गया है। शहर को कमिश्नरेट में रखा गया है, जबकि आउटर को ग्रामीण में बनाया गया है। इससे पहले योगी सरकार ने नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था। आपको 3 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और कानपुर को कमिश्नरेट सिस्टम के दायरे में ला दिया है। इस फैसले के साथ ही अब डीएम की शक्तियों में कमी आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर अधिकार कमिश्नर को दे दिए जाएंगे, जिसमें कानून व्यवस्था से लेकर क्राइम कंट्रोल करने पर फोकस होगा। कमिश्नरेट सिस्टम आने से क्या फ़ायदा होता है, चलिए हम आपको ये भी बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कमिश्नरेट सिस्टम की खूबियां ये हैं कि शहर में पुलिस के अधिकार बढ़ जाते हैं। पुलिस कमिश्नर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले लेने के लिए उनके पास अधिकार होंगे। एनएसए लगाने की मंजूरी कमिश्नर को दी जा सकती है। कमिश्नर को डीएम से इजाज़त लेने की ज़रूरत अब नहीं होगी। होटल, बार और हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार होगा। प्रदर्शन की इजाज़त देने या फिर नहीं देने का अधिकार भी होगा। बल प्रयोग करने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा। जमीन से जुड़े विवाद भी सुलझाने का अधिकार कमिश्नर को मिल जाएगा। इस फैसले के बाद कानपुर और वाराणसी में क्या कुछ बदल जाएगा वो भी हम आपको बताते हैं। पुलिस कमिश्नर को जुडिशियल अधिकार मिलेंगे। मजिस्ट्रेट की पावर पुलिस कमिश्नर को मिलती है। किसी भी इजाजत के लिए डीएम के पास अब नहीं जाना होगा। पुलिस कमिश्नर को डीएम के अधिकार मिल जाएंगे। वैसे इस फैसले के पीछे पंचायत चुनाव को देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि योगी सरकार ने पंचायत चुनाव को देखते हुए वाराणसी और कानपुर को कमिश्नरेट बनाने का फैसला किया। वहीं यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला हाईकोर्ट से निकलकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल याचिकाओं में साल 1996 को आधार बनाने की मांग की गई है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 को आधार बनाकर आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
बताएगा कि योगी सरकार को 1996 के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करना होगा या फिर 2015 को आधार वर्ष बनाना होगा। वैसे माना जा रहा है कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। अगर सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो सरकार को 2015 को आधार बनाकर आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी होगी। फिलहाल राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक तैयारियां करीब पूरी कर ली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो चुनाव आयोग 27 मार्च तक अधिसूचना जारी कर सकता है। बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह से न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने मटुआ समाज को लेकर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मटुआ समाज को सीए का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा ऐसा आकलन लगाया जा रहा है और करीब 70 सीटों पर इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये राजनीतिक स्टंट है। असम में आप लोग थोड़ा चुप हैं, बंगाल में थोड़ा ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। असम में भी चुप नहीं है। असम में किसी ने विरोध नहीं करा था, वहां की सरकार ने विरोध नहीं किया। यहाँ की सरकार ने इसका निंदा प्रस्ताव किया था, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है। बंगाल में हो रही घुसपैठ को लेकर भी अमित शाह ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिर्फ मामला केंद्र का नहीं है, बल्कि राज्य की मदद से ही घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सकती है। घुसपैठ पर अमित शाह ने जो जवाब दिया, आइए हम आपको दिखाते हैं। अमित शाह जी, क्योंकि हमने बार बार देखा इस हर रैली के अंदर आप घुसपैठ की भी बहुत ज्यादा बात करते हैं। आप कहते हैं कि घुसपैठ जो है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री भी हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है क्यों पहले घुसपैठ नहीं रुक रही थी, जो अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनेगी तो रुक जाएगी। इसलिए क्योंकि घुसपैठ सिर्फ भारत सरकार से नहीं रुक सकती, पूरा इकोसिस्टम होता है। अगर कोई डीएम सरकारी पॉलिसी के तहत घुसपैठ को बढ़ावा देता है तो बीएसएफ नहीं रोक सकती। कोई एसपी डिस्ट्रिक्ट का, आप कह रहे हैं स्टेट पैट्रोनेज है। हाँ, तो एक इकोसिस्टम ही टोटल ऐसा बनना चाहिए जो घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध हो, तभी घुसपैठ रुक सकती है। और असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद परिणाम अच्छे आए हैं। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ गृहमंत्री अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए हमारे चैनल न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर सुबह 9:30 बजे। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आज उद्योगपतियों के लिए अवसरों की सुनामी नजर आती है। पीएम मोदी ने प्राइवेट सेक्टर को लगातार प्रोत्साहन दिया है। As I look at the India of today and tomorrow, I see a tsunami of opportunities for entrepreneurs. There are two reasons for my confidence. Firstly, our Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been advocating a greater role for private sector in India's future development. Secondly, we now have the revolutionary power of new technologies to transform our economy. और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है। खबर है कि किसानों का भी समर्थन है, जो सुबह 6 बजे से शुरू हो गया और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस भारत बंद को कई राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। ये दिन इसलिए भी खास मायने रखता है क्योंकि आज से किसानों के आंदोलन को करीब 4 महीने पूरे हो गए। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के साथ बात नहीं बनने से किसान आंदोलन को लगातार हवा देने में लगे हुए हैं। किसान उन राज्यों में भी जा रहे हैं जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही किसान लगातार महापंचायत कर बीजेपी को घेरने का काम भी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाया जाए, किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएं, बिजली बिल और प्रदूषण बिल वापस लिया जाए, डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें भी कम की जाएं। आगे बढ़ते हैं। होली के मौके पर मथुरा में जमकर रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई और जगहों पर भी होली खेली जा रही है। हम आपको इटावा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर राधा वल्लभ मंदिर की है, जहां पिछले 400 सालों से होली की परंपरा लगातार चली आ रही है। ऐसे ही लोग यहां पर आते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं और होली मनाकर चले जाते हैं। ये तस्वीरें भी आपको मथुरा, वृंदावन और काशी की याद दिलाती होंगी, क्योंकि कुछ इसी तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आती हैं। बताया जा रहा है कि बसंत पंचमी से होली शुरू होती है तो होलिका महोत्सव तक ये उत्सव चलता रहता है। साल पुरानी परंपरा है। वृंदावन में आपके बसंत पंचमी से ही गुलाल शुरू हो जाता है और ये राधा वल्लभ जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं
इसलिए हमारे यहाँ भी बसंत पंचमी से ही गुलाल शुरू होता है और होली पर्यंत होगा। मैं पिछले 20 साल से यहाँ से जुड़ी हूँ और यहाँ का पूरा जो आनंद, जो छोटे छोटे त्योहार होते हैं उनका सब आनंद मैं लेती हूँ और यहाँ का पूरा इटावा वासी जितना भी है वो पूरा आनंद लेता है यहाँ का, स्पेशली ये होली पर्व। अगर आपने महादेव की नगरी काशी की होली का नजारा नहीं देखा तो क्या देखा, इसके पीछे की मान्यता क्या है और काशी के श्मशान घाट पर औघड़ दानी के भक्त चिता की राख से होली क्यों खेलते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले औघड़ मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। शमशान की होली में बड़ी संख्या में यहाँ संत भी पहुंचे हैं जिनसे हम बात करते हैं। गुरुजी, कितनी महत्वपूर्ण होती है शमशान की होली, क्योंकि दुनिया में काशी में ही खेली जाती है। स्मशान नाथ माना जाता है भोलेनाथ को, तो वो इस दिन स्मशान की राख से होली खेली जाती है और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही होती है। और यहाँ का जो स्मशान है काशी खंड, ये महास्मशान माना गया है। यहाँ पे राख भभूति है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं है। हम ब्राह्मण लोग भी इसमें शरीक होते हैं, हर जन्म जाति वाले लोग शरीक होते हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। एकजुटता का एक ही प्रतीक है, चिता भस्म होली काशी की बैठते हैं। और ये जो चिता शिव भी शिव अवतार है, शिव भी इधर शिव का अवतार है, इसलिए ये पुण्य माना जाता है। और ये तीर्थराज मणिकर्णिका है, सब तीर्थों से राज है ये, इसलिए मणिकर्णिका माना गया है। इधर हर वक्त हर टाइम पे भगवान का निवास होता है, इसलिए इतना महत्व है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है होली खेली जा रही है। ये आप देखिए कि डमरुओं की थाप पर, नाद के स्वर पर यहाँ पर भोले के भक्त यहाँ पर होली खेल रहे हैं। क्या देसी, क्या विदेशी, क्या